नाजरीन आदाब, रेख्ता की खुसूसी पेशकश हम कलाम में आपका खैर मकदम है, आपका स्वागत है। नाजरीन, जब भी हम कहीं बस में सफ़र कर रहे होते हैं या घर पे बैठे होते हैं, रेडियो ऑन होता है और या टीवी ऑन होती है, तो हमारे कानों में जब ये गीत बजता है कि सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, तो हमारे जहन में दो शख्सियात बेक वक्त आती हैं। एक शहरयार साहब की जिन्होंने ये गीत लिखा और एक मुज़फ़्फ़र अली साहब की जिन्होंने अपनी फ़िल्म गमन में इस गज़ल को गवाया। नाजरीन, आज हमारी दरख्वास्त पे मुज़फ़्फ़र अली साहब ने हमें वक्त दिया है। आज हम मुज़फ़्फ़र अली साहब से फ़िल्म, टेलीफ़िल्म, आर्ट फ़िल्म और फ़िल्मी दुनिया की में उर्दू की सूरत हाल के बात करेंगे। मुज़फ़्फ़र साहब, आपने वक्त दिया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक तो मेन स्ट्रीम सिनेमा है जिसे कमर्शियल सिनेमा कहते हैं और एक आर्ट सिनेमा, दोनों में क्या फ़र्क है? नहीं, एक तो पहली चीज़ तो शायद आप इनको इतना एक दूसरे से दूर ना करें। एक थोड़ा सा महसूस करने वाला सिनेमा होता है, एक सोचने वाला सिनेमा होता है। तो फ़र्क यही है कि सोचने वाला सिनेमा क्या होता है और महसूस करने वाला और सिर्फ देखने वाला सिनेमा क्या होता है। तो जिसमें आदमी को सोचना पड़े वो ज़ाहिर है उसको आप आर्ट की तरफ ले जाएंगे, और जिसमें आदमी सिर्फ देख के तफरीह ले के बाहर निकल आए तो वो एक चीज़ ही अलग हो जाती है। तो इसका मतलब नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ एक तरह का सिनेमा ज़िंदा रह सकता है, दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं। ठीक, मुज़फ़्फ़र साहब, आप किसे बेहतर समझते हैं अपने तौर पे? नहीं, मैं सोचने वाला, महसूस करने वाला इंसान हूँ, तो मैं ज़ाहिर इसको तरजीह देता हूँ जो आर्ट सिनेमा, जो महसूस करने वाला सिनेमा है। जी। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, ये थिएटर की अगर हम बात करें तो बहुत सी बेहतरीन फिल्में जो बनी हैं उनके डायरेक्टर्स थिएटर से सिनेमा की तरफ गए, लेकिन थिएटर से सिनेमा ने बहुत कुछ लिया। क्या ऐसा हुआ कि सिनेमा से थिएटर को कुछ मिला हो? अब वो देखिए, चीज़ अलग होती है कि फ़िल्म कहाँ से आई, कहाँ से उसने इंस्पिरेशन लिया और कहाँ गई वो। थिएटर अपनी जगह पे एक अलग मीडियम है, फिल्म अपनी जगह पे एक अलग मीडियम है। दोनों में एक चीज़ ये कॉमन है कि दोनों एक कहानी को पेश करते हैं। फिल्म में ख़ास बात यह है कि आप पूरी दुनिया का जायज़ा ले सकते हैं, एक चीज़ को कई एंगल से देख सकते हैं, उसको तोड़ के बनाते हैं। तो उसमें ज़्यादा क्या कहते हैं, डायमेंशंस पैदा होते हैं और आर्टिस्ट्री भी दूसरे तरह की पैदा होती है। लेकिन इनको फिर ज़ाहिर है जोड़ना या अलग करना एक अलग बात है, इसको नहीं करना चाहिए। फिल्म फिल्म है, थिएटर थिएटर है। एक्टिंग ज़ाहिर है दोनों में कॉमन है, लेकिन थिएटर की एक्टिंग बिल्कुल अलग तरह की होती है, फिल्म की एक्टिंग अलग तरह की होती है। फिल्म में एडिटिंग की और बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश है। फिल्म में सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक इंसान को एक कैमरे से दोस्ती करना पड़ती है और उसको उसके हिसाब से पूरा अपना परफॉर्मेंस डिज़ाइन करना पड़ता है, बल्कि डिज़ाइन करवाया जाता है। और थिएटर में तो ये है कि आप एक बार आ गए स्टेज पे तो एंड तक आपका कोई पुरसान हाल नहीं है, आप हैं और सामीन हैं, और फिर जो भी उसके डायमेंशंस जो उसके पहलू निकलते हैं वो हैं। फिल्म में ये है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उस शॉट को दोबारा खिलाया जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन फिल्म का असर बहुत होता है। फिल्म में ये कि अगर आपकी आँख भी झपकी तो क़यामत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है फिल्म में। तो सर, ये एक तरफ हॉलीवुड और एक तरफ बॉलीवुड, ये दोनों हम नाम, हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी सिनेमा ने बिल्कुल अमेरिकन सिनेमा की नकल पे ये नाम रखा
और फिर अमेरिकन जो फिल्में बनी उसकी नकल भी हमारे यहाँ बहुत बेहुदा किस्म की नकल भी हुई जी। लेकिन हमने जो बहुत स्ट्रॉन्ग सिनेमा है जैसे ईरानियन सिनेमा उससे कुछ नहीं लिया, इसकी क्या वजह? नहीं, अब देखिए हर सोसाइटी में सिनेमा जो है वो एक दस्तावेज़ होता है, एक इनकलाब का पहलू होता है, एक समाज में तब्दीली लाने का एक ज़रिया होता है। हम लोग तो उस तरीके से देखते नहीं, हम लोग तो सिर्फ देखते हैं कि फिल्म से हम कितने 100 करोड़ कमाते हैं जी। कितना इंसान के दिमाग पे असर वो करती है, इससे हम नहीं, हमारा कोई सरोकार नहीं है। जब तक के एक पूरा नज़रिया नहीं बदलेगा तब तक हम इसका कोई इलाज भी नहीं निकल सकता है। तो ईरान में क्या है कि एक समाज का एवोल्यूशन हो रहा है, उसमें कुछ लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, कुछ तख्लीक हो रही है, कुछ जद्दोजहद हो रही है। इन सोचने वाला जो आर्टिस्ट है वो शशोपंज में है कि हम किधर जाएं, कैसे करें, तो वो रास्ते निकालता है दुनिया तक अपनी बात, अपने एहसास को पहुंचाने का। हमारे पास कोई ऐसा माहौल नहीं बनता है कि हम कुछ सोचें, कुछ फिल्म में कुछ ऐसी जिद्दत करें कि लोगों तक बात पहुँचे। अब जैसे शायरी को लें, शायरी में क्या है कि आपको अलग अलग रंग, अलग अलग पहलू, अलग अलग मंजिलें आपको नज़र आती हैं और एक रोमांस का एक दौर होता है, इनकलाब का एक पहलू होता है, फिर उसमें इनफरादियत का पहलू आता है, फिर डिसल्यूशनमेंट आता है और एक ख़ास पहलू जो होता है वो एक होता है समर्पण का, सबमिशन का, जिससे तसव्वुफ़ की शायरी पैदा होती है। उसकी एक पूरी अलग दुनिया है। तो ये है कि ये दुनिया का जायज़ा लेता है एक फ़न। उस तरीके से हमारे पास और फ़न और फ़नून लतीफ़ा में ये सब सफ़र मिलते हैं, फिल्म में कम मिलते हैं, जबकि फिल्म में हम बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं। मुज़फ़्फ़र साहब, क्या ये सूरत हाल अब तब्दील हुई है? ये जब उमराव जान और कमल जैसी लाजवाब फिल्में बनी तब तो हम देखते हैं कि 80 की दहाई तक तो अच्छी फिल्में हिंदुस्तानी सिनेमा में बनी। अब ये तो अभी आप कह रहे हैं, हम ज़ाहिर आप दुनिया देखें या आपने हिंदुस्तान का सिनेमा देखा है तब आपको ये एहसास हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक फ़िल्म का कमर्शलाइजेशन जो है वो बड़े पैमाने पे होता चला जा रहा है जी। एक इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे। अब अगर हम गाना करें और अगर गाने में हम 3 करोड़ रुपए लगा दें तो गाना जो है वो आपको हिला के रख देगा, लेकिन वो कितना अंदर जाएगा, आपके दिल में असर करेगा, देर तक रहेगा, कितना देर पा होगा, कितना वो होगा, ये हम नहीं कुछ वादा करते हैं। लेकिन हम आपको पहले दिन तो हिला ही सकता है आपको। लेकिन मुज़फ़्फ़र साहब, जैसे मैंने पहले ज़माने का जिक्र किया 80 की दहाई तक का, और आप पहले ज़माना की करें, हम आगे की बात करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस ज़माने में देखिए सर, जैसे आपने गाने दिए, हम कहीं रास्ते पे चल रहे होते हैं और कहीं कानों में आवाज़ पड़ती है, सीने में जलन, या उमराव जान के गाने हैं तो हम रुक जाते हैं, सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये सूरत हाल सिर्फ मेरी नहीं है, हर उस शख्स की है जो म्यूज़िक से या गाने से मोहब्बत करता है, उर्दू जानता हो ना जानता हो, ये एक अलग पहलू है। मुज़फ़्फ़र साहब, अभी आपने तसव्वुफ़ के हवाले से बात की, आप जहान खुसरू के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं हर साल, तो ये फिल्मी दुनिया से तसव्वुफ़ की तरफ आप कैसे गए, या पहले से ही आपका कुछ ख़ानदानी पस मंज़र इस तरह का है कि? नहीं, ख़ानदानी तो है ही है जो है, लेकिन मैं फिल्मी दुनिया को फिल्मी दुनिया नहीं समझता हूँ। मैं फ़िल्म को एक बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही एहतराम का मीडियम समझता हूँ, जो दिलों की मतलब गहराई और दिलों, एक पाकीज़ा दिलों तक वो घर करती है और वहाँ रहती है। तो फिल्म को
अब किताबों में फ़र्क होता है, तो वैसे ही फिल्म में भी फ़र्क होता है। पोर्नोग्राफिक किताबें होती हैं और इल्म की और दानाई की किताबें भी होती हैं। तो इसी तरीके से फिल्म बहुत कुछ हो सकता है। अब ये तो हमारे हिंदुस्तान के हुक्मरानों का जो नज़रिया है उसके हिसाब से बहुत से ट्रेड पनपते हैं, बहुत से ट्रेड मतलब चलते हैं, बहुत से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो है मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही गहरा मीडियम है जिससे आदमी की मानसिकता की विकास जुड़ी है। तो ये उतनी ही ज़रूरी है जितना मेट्रो है। जितना मेट्रो का चलाना ज़रूरी है उसी तरह से ये इन फिल्मों का भी बनना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आदमी जो बड़े जो सरमाएदार हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं उनको अगर टैक्स एग्जेम्पशन दे सरकार कि भाई तुम अगर इस तरह की फ़िल्मों में पैसा लगाओ तो तुम्हारा इनकम टैक्स एग्जेम्पशन होगा। ये कल्चरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है, प्राइवेट सेक्टर की भी बन सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर की भी बन सकती है। क्योंकि इसका और ज़ाहिर कुछ तो बनाने के कुछ मेयार होना चाहिए, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, स्क्रिप्ट्स कैसी लोग पसंद करेंगे, इसके तो फिर एक पूरी मैकेनिज़्म बने। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो फिल्में जो एहसास से जुड़ी हैं, जो सोच से जुड़ी हैं, उनको ख़त्म नहीं होना चाहिए। जी, तो असल में हो क्या गया है सर कि हिंदुस्तान में कम से कम या और ममालिक में भी ऐसा ही होता होगा कि सियासतदान तबका जो है वो तय करता है कि आगे क्या होना है। जाहिर है उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। मुज़फ़्फ़र साहब, ये जैसे हम अदब की बात करते हैं, आपने उमराव जान बनाई, उमराव जान को लेके, तो अदब जब फिल्म बनता है तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे दोस्तोयेव्स्की के एक नॉवल पे इडियट फिल्म बनी जिसमें शाहरुख खान ने काम किया, या टॉल्स्टॉय के नॉवल वॉर एंड पीस पे फिल्म बनी, बहुत ख़राब फिल्में बनी, जबकि ये नॉवल बहुत उम्दा है। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक नॉवल बहुत अच्छा उर्दू का नॉवल पे एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन अक्सर ऐसा क्यों होता है कि बहुत अच्छी अदबी तख्लीक, अच्छी फिल्म नहीं बन पाती? आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि फिल्म क्यों नहीं अदब बनती है? फिल्म क्यों नहीं अदब बनती है? भाई आज के दौर में फिल्म अदब है। जो फिल्म मेकर है वो अदीब है, वो हर तरीके से सोच सकता है, वो विजुअल डायमेंशन में भी सोच सकता है, वो डिज़ाइन डायमेंशन में भी सोच सकता है, वो म्यूज़िकल डायमेंशंस में भी सोच सकता है, वो पोइटिक डायमेंशंस में भी सोच सकता है, वो स्क्रीन प्ले डायमेंशन जो होता है, जो एक इंसान की जहनियत को ग्रिप में रख के 1.5 घंटे तक आपको इस कुर्सी से जोड़े रखता है, उस तरीके से सोच सकता है। तो फिल्म को अदब बनना चाहिए। अदब से फिल्म बनती है वो एक अलग बात है। फिल्म बनती है ज़िंदगी से। ज़िंदगी जो है और इंसानियत जो है, दैट इज़ द सोर्स। आपका रूटेडनेस जो है, दैट इज़ द सोर्स। अदब इज़ नॉट द सोर्स। टुडे फिल्म इज़ बोर्न आउट ऑफ योर कनेक्शन विद द सॉइल। अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप अदब पैदा कर सकते हैं, चाहे वो फिल्म के तरीके से हो या म्यूज़िक के ज़रिए से हो या किसी भी ज़रिए से। अदब का मतलब ह्यूमिलिटी, आदाब। अदब का मतलब ज़िंदगी को सलाम करना, हालात से दोस्ती करके और उनको साजगार बनाना, अपने लिए, आवाम के लिए या आवाम के लिए, सिर्फ ये जो भी हो। तो अदब का एक बड़ी माने हैं अदब के। अदब इज़ नॉट जस्ट अ वन डायमेंशनल वर्ड कनेक्टेड टू लिटरेचर, it is not connected to poetry, it is not connected to music, it is connected to the human ethos. It is a, if you, अगर आज आप समझेंगे तो एक रेनेसांस आ सकता है। अगर आप तंग खानों में सोचेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन सर, अब अगर मैं इसी सवाल को इस तरह पूछूं कि जो लिटरेचर है, जैसे मैंने 2 बहुत उम्दा नॉवलों की मिसाल दी है, लेकिन इस पर अच्छी फिल्में क्यों नहीं बन पाई? मैं ये पूछना चाह रहा था।
देखिए, फिल्म को बनाने के लिए पहली चीज़ है कि उस नॉवेल का आपसे क्या लेना देना है। आप उस दर्द से जुड़े हैं जिस दर्द से वो नॉवेल जुड़ी है, उस ज़मीन से जुड़े हैं जिससे वो नॉवेल जुड़ी है। तो पहली चीज़, या उस इंसानियत के जज्बे से जुड़े हैं जिससे ये फिल्म जुड़ी है। तो पहला सवाल तो यही है, अगर आप नहीं जुड़े तो आप नहीं बना दूसरा कदम नहीं उठता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जुड़े हैं तो फिर आप ये फिल्म ये नॉवेल आपके अंदर कैसे उतरे। अगर आप जुड़े हैं तो इसके जो मीटिंग पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो वो उन मीटिंग पॉइंट्स को समझना पड़ता है। और मीटिंग पॉइंट्स इतने आसान नहीं होते हैं ढूंढ निकालने पड़ते हैं। उसके लिए तो एक पूरी मतलब एक पूरी एक प्रोसेस है, एक पूरी प्रक्रिया है कि अब उमराव जान को मैंने टेप करके एक बहुत ही उम्दा आवाज़ में, जो मतलब जिस आवाज़ में जिसे कहना चाहिए इमेजरी और फीलिंग्स थे, वो मैं कम से कम 4-5 महीने मैंने सुना है अपनी गाड़ी की में टेप लगा के। तब जाके मुझे उसमें से धूप छाँव, दर्द, खुशी, गम, रक़्स सब कुछ नज़र आया। वरना उमराव जान तो सिर्फ काला अक्षर भैंस बराबर जिसे कहते हैं ना, वो था। जाहिर है सर। तो और उमराव जान बनाने में, उसका स्क्रिप्ट तैयार करने में, जाहिर एक नॉवेल है, नॉवेल के बाद आप एक स्क्रिप्ट तैयार करने में कुछ तो मुश्किलात आपको आई। बहुत मुश्किल काम है स्क्रिप्ट तैयार करना। कम से कम आप अगर 6 फुट के हैं तो 6 फुट ऊंची स्क्रिप्ट होना चाहिए, समझिए आप। मतलब कम से कम 20-25 स्क्रिप्ट बनना चाहिए, तब जाके एक फिल्म बनती है। मुज़फ़्फ़र साहब, आपकी फिल्मों में जो गाने बहुत मशहूर हुए या जो गज़लें बहुत मशहूर हुई, वो शहरयार साहब ने लिखी। और शहरयार साहब को ज्ञानपीठ इसलिए नहीं मिला कि उन्होंने बहुत सारी शायरी की है, बहुत उम्दा शायरी है, वो हमारे बहुत उम्दा शायर हैं। ज्ञानपीठ उन्हें मिला उन गज़लों की वजह से जो आपकी फिल्मों में। तो शहरयार साहब के साथ आपके ताल्लुकात, कुछ यादें, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आप बताना चाहें। जबकि शहरयार साहब ने फिल्मों के लिए नहीं लिखा है, सिर्फ आप ही की फिल्मों के लिए लिखा है। नहीं, देखिए, मैं आपसे मैंने जो बात कही वही दोहराना पड़ेगी मुझे, कि मैं अलीगढ़ जब गया तो मुझे लगा कि उर्दू शायरी जो है उसका एक बहुत बड़ा मकाम है। और ख़ास तौर से उस दौर की उर्दू शायरी जिसके कुछ पेशतर फैज़ थे, मखदूम थे, इस तरह के लोग थे जो एक इनकलाब देखना चाहते थे। और फिर उस दौर के लोग जैसे शहरियार थे जो जिन्होंने जो दुनिया की और ज़िंदगी की फ़िक्र में आके फंस गए और एक इनफरादियत की तरफ और एक एग्जिस्टेंशलिज्म की तरफ गए। अब उस जदीद दौर को मैंने अपनी फ़िक्र से जोड़ने की कोशिश की और उससे फिर शहरियार से हमारी दोस्ती हुई। यूँ तो शायर हमारे उस ज़माने में बहुत थे जो आज भी मुझे इंस्पायर करते हैं, जैसे राही मासूम रज़ा थे उस वक्त, खलील रहमान आज़मी थे, बहुत इस तरह के बड़े, जावेद कमाल थे अलीगढ़ में। लेकिन शहरियार से मेरी क्योंकि एक राब्ता बना, उमराव जान वो पढ़ाते थे, गमन का माहौल बना, तो मैंने उर्दू शायरी में एक अलग तरीके से, जिसे कहना चाहिए, एंट्री ली। और उर्दू शायरी मैंने करने की हिम्मत नहीं की। मुझे एक दोस्त ने कहा था कि वो अगर अच्छी शायरी सुनने को मिल जाए तो उर्दू शायरी मत करना। तो मुझे इतनी अच्छी शायरी सुनने को मिली कि मैं उसी में मतलब जिसे कहना चाहिए डूबता रहा। और मुझे ये एहसास रहता था कि उर्दू पोइट्री इज़ द मदर आर्ट। अब पोइट्री के एक मदर आर्ट होने का एक एहसास रहना एक अपनी जगह पे एक अलग चीज़ है, क्योंकि पोइट्री को अगर आप उस मकाम पे पहुंचाएं तो फिर पोइट के भी बहुत से जिम्मेदारियां हो जाती हैं। पोइट अगर बिक गया तो वो फिर ख़त्म हो गई है सारी कहानी। तो हमारे लिए पोइट वो है जो जद्दोजहद करता है, जो इनकलाब की सोचता है और समझौता नहीं करता है। तो वो मुझे शहरियार में मिला। वो अपने तरीके से हमारे हिसाब से, कुछ पहले हम उनके हिसाब से सोचते थे, फिर कुछ उन्होंने हमारे हिसाब से सोचा और एक
एक रास्ता बना, क्योंकि वो एक ज़िंदा रास्ता था। अब यूँ तो शायरी हम ढूंढा करते हैं हर वक्त। जहान खुसरो में हम पिछले 300-400 बरस 500 बरस की शायरी हमने ढूंढ के निकाली है। तसव्वुफ़ी शायरी, उसको आबिदा से गवाया है और भी बड़े बड़े लोगों से गवाया है, कंपोज भी करने की कोशिश की है, एक माहौल बनाया है जहान खुसरो का। लेकिन शायरी का एक ज़िंदा मिसाल है कि किस तरीके से, इस तरह की मिसालें आपको बॉलीवुड में बहुत मिलेंगी कि शायरों ने और डायरेक्टर्स ने मिलके, जैसे गुरुदत्त वगैरह थे या इस तरीके से लोग थे, लेकिन फिर वो कम होते गए और फिर उन्होंने कुछ ज़्यादा समझौते कराए शायरों से। हम इतना नहीं करा पाए समझौते, हम क्योंकि हम खुद ज़िंदगी से नहीं समझौता करते थे। बल्कि जब राही साहब ने गमन देखी तो इन्होंने इतना उम्दा एक आर्टिकल लिखा शमा में, और उसमें एंड में लिखा था कि मुझे भी लगा बम्बई आके मैं भी ग़ुलाम हसन की तरह अपनी कलम की टैक्सी चला रहा हूँ। तो ये जो कलम की टैक्सी है, ये बड़ी मतलब ख़तरनाक अलामत है समाज के लिए। और जिस शायर को कलम की टैक्सी चलाना पड़े तो फिर इसका मतलब कुछ गड़बड़, रूह जो है अंदर से आपका रिश्ता जो है उसमें खला महसूस जी। मुज़फ़्फ़र साहब, मुस्लिम सोशल या मुस्लिम समाज या मुस्लिम इशूज़ पे जो फिल्में बनी, जैसे मेरे महबूब है, चौधरी का चांद है, हम ये जितनी पुरानी फिल्में देखते हैं, एक तो हमारा शायर जो हीरो होता है वो शायर होता है, एक हमारी औरतें जो हैं वो बिल्कुल अलग तरह की लैंग्वेज ज़बान बोलती हैं, एक उसका लिबास बिल्कुल अलग तरह का होता है, और एक मुस्लिम मुआशरे की या मुस्लिम समाज की जो इमेज बाहर गई वो इन फिल्मों के ज़रिए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है उससे? मेरा कॉन्सेप्ट मुस्लिम समाज के बारे में कुछ और है। मैं एक इंसानी समाज के बारे में सोचता हूँ, और मैं कंपोजिट कल्चर के बारे में सोचता हूँ, गंगा जमनी तहज़ीब के बारे में सोचता हूँ। मैं कभी अलग हट के मैं नहीं सोचता हूँ। मैं अगर मुस्लिम समाज के बारे में भी कुछ कह रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ या कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि इसमें और दूसरे समाज में एक जुड़ाव पैदा हो, एक अट्रैक्शन पैदा हो। उसका अलग होना मेरे लिए एक तकलीफ़देह चीज़ है। तो इसीलिए पार्टीशन एक बहुत ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक वाटरशेड पीरियड है, एक दर्दनाक पीरियड है। या 1857 एक बहुत ही अजीब दौर है जहाँ पर हिंदू मुसलमान साथ लड़े और फिर दोनों की कुर्बानियों को दबा दिया गया। जो हुक्मरान नए आए फिर आपस में लड़ाए गए, मतलब अपनी दोनों को मजबूत करके लड़ाया, ऐसे ये नहीं कि दोनों को कमज़ोर हाँ। तो वो सब चीज़ें जो हैं ये खेल मेरे समझ नहीं आते। मैं तो अलग तरीके से सोचता हूँ। जी नहीं मुज़फ़्फ़र साहब, वो जो आप काम भी कर रहे हैं, तसव्वुफ़ से बेहतरीन मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रिया है कि आप इन सबको जोड़ें। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि हिंदी सिनेमा में, हमारी सिनेमा में एक ख़ास समाज को लेके जो चीज़ें बताई गई, हमारा माशरा ऐसा तो है नहीं, 100 साल पहले भी नहीं था जो चीज़ें ये बनी। क्या बताऊँ, वक्त ने उम्र की हथेली पर जो भी रखा था उससे क्या होता, अपने हिस्से की बात कौन करे, सबके हिस्से की बात क्या करते। अब वो तो सबके हिस्से की बात हमें क्या बताऊँ, जो हो रहा है वो हो रहा है। हम जो सोच रहे हैं वो हम कर डालें, उससे लोगों को जोड़ सकें, उससे मामले को आगे बढ़ा सकें, यही बड़ी बात है। मुज़फ़्फ़र साहब, आपने हिंदी सिनेमा, अब हमारी मजबूरी है कि हमें हिंदी सिनेमा कहना पड़ता है, अगर आपकी फिल्में उमराव जान, गमन, ये सब फिल्में हैं, उर्दू फिल्में हैं, लेकिन हमारा हिंदी सिनेमा जो है उसको आपने बहुत बेहतरीन फिल्में दी हैं। और उसके बाद जहान खुसरो आप एक प्रोग्राम लेके आए और जिसमें तसव्वुफ़ के ज़रिए आपने अपने पैगाम को आम करने की, या तसव्वुफ़ का वो जो बेसिक पैगाम था जिसे हम भूल गए हैं उसे आम करने की आप कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं? क्या अब कोई फ़िल्म आपकी आ रही है या कुछ इस तरह का है? मैं एक अभी फिल्म बना रहा हूँ रक़्स जी के नाम से, डांस ऑफ फ्रीडम। तो वो 1877 पे है और उसमें मैंने पूरा एक अवध का पस मंज़र लिया है, और जो एक सोच मैं चाहता था या चाहता हूँ होना चाहिए, एक फ़िक्र 1857 को लेके, उसका मैंने एक बीज बोया है। और उसमें मैंने ये दिखाया कि क्या क्या कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं, किस तरीके से हिंदू और मुसलमान मिल के इस
इस जंग आज़ादी में लड़े, और वाजिद अली शाह की क्या एक हैंगओवर था उस माहौल पे, और किस तरीके से उनको एक नाकारा साबित किया गया। तो वो पूरा एक माहौल को मैंने उसको डिज़ाइन किया है, और ये 1877 का माहौल है। इसमें मैंने एक बीज बोया है इनकलाब का, जो शायद उसी तरह के बहुत से बीज बोए गए होंगे जिससे सन 47 में आपको आज़ादी मिली, हमको आज़ादी मिली। तो उसको मैंने, और उसके बाद कैसे बनाई है अब इसमें ये एक बहुत उम्दा नमूना है कि ये फिल्म अदब है, ये किसी कहानी पे नहीं बनी है, उसकी कहानी पैदा हुई है, पैदा की गई है उस दर्द ने, उन हालात ने। और इसमें मैंने इंस्पिरेशन लिया वाजिद अली शाह से, 1857 का इंस्पिरेशन लिया है राही मासूम रज़ा से। तो इन्हीं दो लोगों के कलाम को मैंने लेके पूरा उस माहौल का, उस माशरे का की तहज़ीब और दर्द दोनों को मैंने पेश करने की कोशिश की जी। और म्यूज़िक मैंने खुद ही की उसकी। अच्छा, तो उसमें हम उम्मीद ये रखें कि हमें उसी तरह की चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो राव जान गमन में थी। सुन भी सकते हैं। मैं आज किसी से पूछिए रक्स का मतलब क्या है, तुमको नहीं मालूम जी। तो ये हालात हो गए। तो आप जाहिर है ये हालात अब काफ़ी तब्दील हो गए हैं। हाँ, लेकिन उस ज़माने में भी जब आपने शहरियार, हमारे बहुत उम्दा शायर थे लेकिन पॉपुलर उस तरह नहीं थे, आपने उनको लेके उस ज़माने में गीत लिखवाए और फिल्में की उनके साथ, तो ये इन चीज़ों के लिए तो आप मशहूर हैं कि आप वो काम करते हैं जो ज़माना नहीं करता या करना नहीं चाहता। हाँ, जाहिर है ज़माना तो कुछ और कहीं और जा रहा है। अब जैसे जहान खुसरो है, एक खंडर में मैंने 14 साल तक एक अजीब सी रोशनी पैदा कर दी। मैंने नहीं की, अल्लाह ने की तरफ से हुई। अब तो 1.5-2 साल से कुछ नहीं, वहाँ अंधेरा है। वो 3 दिन जो वहाँ होते हैं वो एक अजीब कैफियत के दिन होते हैं। अगर आप करोड़ों रुपए लगा दें तो वो दिन नहीं वापस आ सकते हैं या पैदा नहीं हो सकते। वो कैफियत हम देखते हैं सर, जब आपको देखते हैं वो चीज़ एक अंदर की रूह से पैदा होती है। तो सर, ये आपकी जो नई फिल्म रक्स आ रही है, ये कब तक रिलीज़ हो जाएगी? इसकी शूटिंग मुकम्मल हो गई पूरी जी। अब उसकी एडिटिंग चल रही है, उसके बाद इसमें स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह जो भी कुछ है, मुझे लगता है इस साल के आखिर तक तैयार है। कुछ और बताना चाहेंगे सर उस फिल्म के बारे में? भाई बाकी तो यही है कि ये हो रही है और इस बाकी फिल्म देखी जाए जी। हाँ, मुजफ्फर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि उर्दू स्क्रिप्ट या उर्दू डायलॉग के हवाले से आप क्या कहेंगे कि आज का सिनेमा, एक ज़माना वो था जिसमें साहिर हैं, मजरू सुल्तानपुरी हैं और इस तरह के बड़े नाम हैं, फिर शहरियार आपके साथ जुड़े और आपने बहुत खूबसूरत गाने भी फिल्मों में जिस तरह के गीत हम सुनते हैं आजकल, क्या आपको लगता है कि उर्दू से दूरी की ये वजह है कि इतनी ख़राब चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं? नहीं, उर्दू को लेकर भी ख़राब चीज़ें बनती हैं जी। बहुत सी चीज़ें बनती हैं जो उर्दू को लेकर हैं, मतलब ये ज़रूरी थी कि जहाँ उर्दू लग गई वहाँ चीज़ अच्छी बन गई। हाँ, ये ज़रूरी है। ये तो एक बहुत बड़ी वाक़त है। दर्द डिस्को वगैरह किस्म की चीज़ें अब उर्दू को ले ही के सब चीज़ बन रही है। उर्दू के अलावा उर्दू से हट के तो कुछ है नहीं। टाइटल्स भी आप देख लें, अब वो बात अलग है, इश्क को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जी। दिल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो वही तसव्वुफ में जुड़ के कुछ और बन जाता है। बाज़ार हमारी दुनिया में खाने की रौनक है न खाना कहूँ की, अपना ली हवस वालों ने जो रस्म चली है। तो ये तो कुछ भी हो सकता है सर। ये है कि हवस वालों से बचना चाहिए। हवस वाले आपको बेच सकते हैं कभी भी कहीं भी। तो मुजफ्फर साहब, आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि आप मुतमईन नहीं हैं इस दुनिया से। दुनिया से तो मैं मतलब दुनिया ही में रह रहा हूँ। दुनिया का जो वो है, हाँ, मैं अपने इसी 4 दीवारी में रह के ख्वाब देखता रहता हूँ। लखनऊ जाता हूँ, वहाँ से अपने कुछ इंस्पिरेशन लेके आता हूँ, कुछ करता रहता हूँ। मैं मुतमईन तो हूँ, लेकिन अब वो अपनी दुनिया से तो जाहिर है आप मुतमईन हैं, जो आप जो काम कर रहे हैं। अब बाहर की दुनिया से हम कहाँ जाके सर फोड़ेंगे जी। अब इत्तेफाक की बात यह है कि हमारा मीडियम जो है वो सिनेमा का है, और सिनेमा को मीडियम को हम कितना उठा सकते हैं इस माहौल में, ये एक बड़ा सवाल है।
ये बात ज़रूर है कि अगर हम फिल्म को और लिबरेट करें और ग्लोबलाइज करें और सिनेमैटिक बनाएं तो हम किसी भी ज़बान को लेके ग्लोबल सिनेमा बना सकते हैं। हम उर्दू को लेके इतना ग्लोबलाइज हो सकती है फिल्म कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो कोई ये नहीं कहेगा उर्दू की वजह से हुई है, वो फिल्म एज एन आर्ट की वजह से हुई है। अगर सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म को ग्लोबलाइज किया तो उसमें उन्होंने बंगाली को नहीं ग्लोबलाइज किया, उन्होंने उसको आर्ट को किया। वो बात अलग है जो उनका इंस्पिरेशन था वो बंगाली से मिला, लेकिन अगर वो लंबे लंबे बंगाली डायलॉग्स डाल देते, उन्होंने सिनेमैटिकली ज़बान को इस्तेमाल किया ना। तो वही सिनेमा के साथ एक ज़बान को जोड़ना, एक माशरे को जोड़ना, माशरे को सिनेमा के साथ जोड़ना, ये जिद्दतें हैं, ये सब चीज़ें। नाज़रीन, ये थे मुज़फ़्फ़र अली साहब, जिनके बारे में मुझे सिर्फ वही दोबारा दोहराना है वो गीत कि सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफ़ीको, ताहद्दे नज़र एक बियाबान सा क्यों है। मुज़फ़्फ़र साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।